हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आपकी 5 बजे क्लास थी, लेकिन आप लोग में से कोई भी क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। इस वजह से क्लास ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है 10 मिनट के बाद में। तो अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड क्लास लगभग आपको 8 बजे के आसपास आपको अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है। मधु ने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे, मधु के कुछ डाउट थे, तो मैं एक बार उसके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ डाउट थे, जैसे गृहिणी रोग के बारे में पूछा था उन्होंने मुझसे। आप सब लोग भी एक बार इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। कुछ डाउट थे गृहिणी, एक तो गृहिणी रोग का डाउट था, एक था व्रणशोथ या पश्यमान व्रणशोथ, ठीक है, एक डाउट ये था। और इसके अलावा मदपान और छर्दी रोग का डाउट था, एक उन्माद था। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर एक साथ बताऊंगा, ठीक है। एक वैगुण्य था, एक था सम्मूर्छना, ठीक है, गृहिणी व्रणशोथ मदपान। एक था वृद्धतर और वृद्धतम। यही थे शायद, हाँ। एक सै मूड बात, चलो तो इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो गृहिणी रोग है ना, ये गृहिणी रोग है अपने जो छोटी आंत्र होती है ना, जो छोटी आंत्र होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे बोलते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, DJI, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। तो ये जो ड्यूडेनम वाला भाग है ना, इसे हम कहते हैं गृहिणी। क्या कहते हैं इसे हम? गृहिणी, ठीक है। तो इस छोटी आंत्र का जो प्रथम भाग होता है, उसमें जब रोग होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गृहिणी रोग कहते हैं। इस गृहिणी रोग में क्या होता है, इसमें क्या है, भोजन है ना ठीक से पच नहीं पाता है, ठीक है। इसमें भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, और इसके साथ में क्या है, इसमें कभी तो दस्त होते हैं और कभी इसमें कब्ज हो जाती है, ठीक है। तो भोजन ठीक से ना पचना, कभी कब्ज हो जाना, कभी दस्त हो जाना, ठीक है, इस तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं गृहिणी रोग में, ठीक है। ये अपने पाचन से संबंधित रोग होता है, ठीक है। चलो, अगला शब्द था व्रणशोथ या पश्यमान व्रणशोथ, ठीक है। तो व्रणशोथ क्या होता है? देखो, आपके कभी जैसे वो फुंसी हो जाती है ना, फुंसी हो जाती है, या फिर अपन मान लो अपने कोई चोट लग गई है, ठीक है। तो व्रण का मतलब होता है घाव। व्रण का मतलब क्या होता है? घाव होता है। घाव बोल दो या फुंसी बोल दो, ठीक है। तो फुंसी जो हो जाती है, तो आपने देखा होगा फुंसी के आसपास है ना सूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। तो शोथ का मतलब क्या होता है? सूजन, स्वेलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उस घाव के आसपास या फुंसी के आसपास जो सूजन होती है ना, उसे हम कहते हैं व्रणशोथ, ठीक है। पश्यमान का मतलब होता है पका हुआ। क्या होता है इसका मतलब? पका हुआ, ठीक है। जो व्रणशोथ में आपने देखा होगा, जो फुंसी जो होती है उसमें आपने देखा होगा वो उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, और बाद में वो पक जाती है, ठीक है। तो शुरू में तो वो कच्ची रहती है,
ठीक है। शुरू में तो वो कैसी रहती है, फुंसी लाल लाल सी रहती है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें मवाद इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। तो मवाद बन रही है, इसका मतलब वो धीरे धीरे पक रही है, ठीक है। तो जब वो पूरी तरह से पक जाती है, उसमें मवाद पूरी तरह से बन जाता है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं, पच्यमान व्रणशोथ उसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं मदपान की। मद का मतलब होता है शराब। क्या होता है इसका मतलब, शराब, ठीक है। तो शराब पीना इसे हम क्या कहते हैं, मदपान इसे कहते हैं हम, ठीक है। चलो एक होता है छर्दी। छर्दी का मतलब होता है बमन या के या उल्टी करना, ठीक है, छर्दी रोग, ठीक है। एक होता है उन्माद। ये उन्माद जो है ये मानसिक रोग होता है, ठीक है। उन्माद ये जो होता है मानसिक रोग होता है। जब आपकी अपन मानस रोग विज्ञान आपकी जो पढ़ेंगे ना, उसमें उन्माद के नाम से एक अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे उन्माद के बारे में। तो ये मानसिक रोग होता है, ठीक है, मन का रोग होता है, ठीक है, हमारे दिमाग का रोग होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है इसमें कई बार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, बहुत अपने आप हंसने लग जाता है, ठीक है। इस तरह के लक्षण इसमें मिलता है, ठीक है। एक होता है वैगुण्य। वैगुण्य का मतलब होता है विगुणता। क्या होता है इसका मतलब, विगुणता, ठीक है। जैसे गुण होते हैं, ठीक है, तो गुणों में क्या आ गया, दोष आ गया, ठीक है। गुण में क्या आ गया, दोष आ गया, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, विगुणता बोल रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे एक तो होता है गुणवान, ठीक है, एक तो होता है गुणवान, और गुण में अगर दोष आ गया तो वो विगुणता कहलाता है, ठीक है। तो गुण का उल्टा विगुण, ठीक है। चलो एक शब्द आता है सम्मूर्छना, ठीक है। तो इसमें जो शब्द जो पूरा लिखा हुआ है ना, आपने अधूरा शब्द लिखा है वो, ठीक है। तो ये पूरा शब्द ये है दोष, दुष्य, सम्मूर्छना। क्या है इसका मतलब, दोष, दुष्य, सम्मूर्छना, ठीक है। तो दोष तो आपको पता ही है, वात पित्त कफ होते हैं हमारे, ठीक है, वात पित्त कफ हमारे दोष होते हैं, ठीक है। और दुष्य जो होते हैं हमारे धातु होते हैं, ठीक है। दुष्य कौन से होते हैं, हमारे धातु होते हैं, ठीक है। तो दोष जिनको दूषित करते हैं, ठीक है, समझना बात को, दोष जिनको दूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दुष्य कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जब दोष दुष्य को दूषित करते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सम्मूर्छना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सम्मूर्छना कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जैसे रक्त है हमारा, ठीक है, रक्त एक धातु होता है मान लो, ठीक है। रक्त क्या है, एक धातु है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये दोष की वजह से, ठीक है, जैसे मान लो पित्त दोष की वजह से ये दूषित हुआ है, ठीक है। पित्त दोष की वजह से दूषित, तो पित्त क्या करेगा, रक्त में मिल जाएगा, ठीक है। पित्त क्या करेगा, रक्त में मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, दोष, दुष्य, सम्मूर्छना इसे हम कहते हैं, ठीक है। और आगे एक शब्द आ रहा है वृद्धतर और वृद्धतम। इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्राधान्य संप्राप्ति में लिखा हुआ है कि दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर एवं वृद्धतम का होना प्राधान्य होता है, यानी प्रधानता होती है, ठीक है। 2 दोष के प्रकोप की अवस्था को वृद्धतर कहते हैं और 3 दोष की प्रकोप की अवस्था को वृद्धतम कहते हैं, ठीक है। यानी क्या हो रहा है इसमें कितने दोष है, इसमें 2 दोष है, ठीक है। और इसमें कितने दोष हैं, इसमें 3 दोष है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि कोई रोग हमें हो रहा है, ठीक है, कोई रोग हमें हो रहा है जिसमें कितने दोष हैं, कितने दोष उसमें उस रोग को उत्पन्न करने के लिए कितने दोष वो जो रोग उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लो कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उस रोग में मान लो 2 दोष की वजह से अगर वो रोग उत्पन्न हो रहा है, 2 दोषों के प्रकोपित होने की वजह से अगर वो रोग उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर वृद्धतर शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। एक तो होती है वृद्धि, एक तो होती है वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में ये होती है वृद्धतर, ठीक है। और वृद्धतर के बाद में वृद्धतम। जैसे
जैसे जैसे मान लो कि ये बढ़ा हुआ है और बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है वृद्धि यानी बढ़ा हुआ, वृद्धतर में वृद्धि से और ज़्यादा बढ़ गया, फिर वृद्धतर के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गया यानी वृद्धतम हो गया, ठीक है। यानी दोष जो हो रहे हैं ना, दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दोष आते हैं और यहाँ पर 3 दोष आते हैं, ठीक है। चलो एक शब्द और आ रहा है समूढ़वात, ठीक है। समूढ़वात का मतलब होता है समूढ़वात, ठीक है। तो देखो इसमें वात तो आएगी आएगी, ठीक है, वात दोष तो आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें साथ में क्या आ जाता है, आम दोष भी आ जाता है, आम दोष, ठीक है, आम भी आ जाता है इसमें, ठीक है। आम कैसे बनता है, जब क्या होता है, जब हमारा पाचन सिस्टम ठीक नहीं रहता है ना, जब हमारा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है तो भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, ठीक है। जब भोजन ठीक से पच नहीं पाता है तो आम की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, आम की उत्पत्ति होती है। और उस ही आम की वजह से विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। तो आम दोष और वात दोष और आम दोनों मिलकर जब रोग उत्पन्न करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, समूढ़वात इसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा और भी शब्द आ रहे हैं, आपने लिखा नहीं है, मैं और भी शब्द बता देता हूँ इसमें देखो एक आता है आवृतवात, एक शब्द आता है आवृतवात, ठीक है। एक शब्द आता है इसमें आड्यवात, ठीक है। एक आता है इसमें मूढ़वात, ठीक है। और समूढ़वात तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो आवृतवात क्या होता है, देखो आवृत का मतलब होता है आवरण यानी कवरिंग करना, ठीक है। क्या होता है कई बार है ना, एक दोष दूसरे दोष को कवर कर लेता है, ठीक है, एक दोष दूसरे दोष को कवर कर लेता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आवृतवात कहते हैं। आपकी ये जो नई बुक है ना, ये जो आपकी चिकित्सा परिचर्या की नई बुक है, इसमें तो आवृत के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन पुरानी वाली जो बुक है ना उसमें आवरण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आवरण आवरक इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में नहीं है, केवल शब्द ही दिया हुआ है। तो आवृत जो होता है, ठीक है, तो वात दोष जब पित्त या कफ दोष इसको कवर कर लेगा ना वात को, तब इसे हम क्या कहेंगे, आवृतवात कहेंगे, ठीक है। एक होता है आड्यवात, आड्यवात का मतलब होता है जोड़ों का दर्द, ठीक है। क्या होता है ये, जोड़ों का दर्द, ठीक है। तो इसमें जो रोग होते हैं संधिवात, वात रक्त, ठीक है, इस प्रकार के रोग इसमें होते हैं, ठीक है। और मूढ़वात क्या है, मूढ़ यानी रुकी हुई, ठीक है, मूढ़ यानी रुकी हुई। और समूढ़वात यानी आम दोष की वजह से, ठीक है, आम की वजह से जो वायु रुकी हुई है उसे हम क्या कह रहे हैं, समूढ़वात उसे हम कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलो आपने और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में मेरे से बोला था कि सर इनमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो उनको भी एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो आपने बताया था मुझे, हाँ, एक तो रोग की परिभाषा के बारे में आपने बात करी थी मुझसे कि सर रोग की परिभाषा थोड़ा सा मेरा डाउट था। तो देखो जब लाइव क्लास अपनी चलती है ना, तो जैसे आपके समझ में नहीं आता हो तो आप हाथों हाथ पूछ लिया करो, ठीक है। उससे क्या है कि देखो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको ध्यान नहीं आया कि सर से डाउट पूछना रह गया है तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो रोग के बारे में तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब दोषों में विषमता हो जाती है, जैसा कि आपको पता है जब दोष साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जब दोष साम्य अवस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और जब दोष विषम अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, यानी दोष बढ़ गए या घट गए, ठीक है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो दोषों की विषमता को ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, ठीक है। यानी डिजीज बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं, विकार बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखा है इसमें कि शरीर के धारक है और
उनकी विषमता रोग का कारण है। ठीक है, यानी हमारे जो दोष होते हैं यानी त्रिदोष जो होते हैं वो शरीर को धारण करते हैं, शरीर की जो सामान्य क्रिया जो होती है उनको करने का कार्य करते हैं। जैसे सांस लेना, भोजन को पचाना, ठीक है, शरीर के जो अंग हैं उनको सामान्य कार्य करवाना। ठीक है, ये जो सारे कार्य हैं ना, ये कौन करवाता है? ये दोष ही तो करवाते हैं, वात पित्त कफ ही तो करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, यानी शरीर को चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें अगर कोई दोष बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है, यानी अगर इनमें विषमता आ जाएगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलो, आपने रोग के लक्षण के बारे में मेरे से पूछा था, तो इसमें लिखा हुआ है कि दोष दुष्य सम्मूर्छना। मैंने बताया आपको दोष दुष्य सम्मूर्छना, जब दोष दुष्य में मिल जाते हैं, ठीक है, जब दोष दुष्य में मिल जाते हैं तो उसे सम्मूर्छना कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि दोष दुष्य सम्मूर्छना, यानी दोषों के दुष्य में मिलने के बाद, समझना बात को, दोष दुष्यों में मिलने के बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी रोग जो उत्पन्न होगा ना, वो केवल वात या कफ या पित्त के प्रकोपित होने से नहीं होगा। ठीक है, वात पित्त कफ क्या करेंगे? प्रकोपित होकर किसको दूषित कर देंगे? ये दुष्य को दूषित कर देंगे, दुष्य में जाकर मिल जाएंगे, यानी धातुओं में जाकर मिल जाएंगे, तब जाकर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दोष दुष्य सम्मूर्छना यानी दोष और दुष्य के मिलने के बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। ठीक है, यानी रोग या व्याधि के लक्षण उसे हम कहते हैं। जैसे ज्वर है, ज्वर में संताप आता है, संताप का मतलब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना बुखार में। ठीक है, जैसे अतिसार है, ठीक है, तो अतिसार में क्या होता है? अतिसार में मल मार्ग यानी हमारी गुदा से द्रव युक्त मल का अतिसरण होना। द्रव युक्त यानी लिक्विड, जो हमारा जो मल है वो अतिसरण यानी बाहर निकलता है। ठीक है, चलो, शोथ में उत्सेद होता है। अब जैसे मान लो सूजन हो जाती है, तो सूजन में क्या होता है? जो स्किन जो होती है, जैसे यहाँ पे सूजन हो गई मेरे, ठीक है, तो ये उठी उठी सी दिखाई देगी ना स्किन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्सेद कहते हैं। ठीक है, प्रमेह में प्रभुत एवं आविल मूत्र आदि के लक्षण आते हैं इसमें। ठीक है, यानी गंदला सा, ठीक है, गंदा गंदा सा इसमें मूत्र आता है। ठीक है, आविल का मतलब होता है गंदा सा मूत्र आता है। ठीक है, चलो, रोग के लक्षण मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, रोग के भेद के बारे में भी आपने मुझसे पूछा था, आपको व्याधि का समझ में आ गया होगा। अब रोग के भेद जो होते हैं, अच्छा, इसमें शायद आपने पूछना शायद ध्यान से निकल गया होगा आपके, लक्षण और व्याधि के संबंध के बारे में भी शायद हो सकता है आपने पूछा हो मेरे से, तो मैं बता देता हूँ। व्याधि का समुचित ज्ञान कराने के लिए अरुचि आदि जब स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम व्याधि कहते हैं। ठीक है, तथा जब वे ज्वर आदि व्याधियों के अधीन उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भोजन करने में अरुचि है, यानी भूख नहीं लगना। ठीक है, तो भूख नहीं लगना एक रोग भी है। ठीक है, और भूख नहीं लगना एक लक्षण भी है। अब कैसे इसको समझो? जैसे मान लो कि अपन को कोई रोग नहीं है, केवल हमें भूख नहीं लग रही। ठीक है, अपन को केवल भूख नहीं लग रही है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? साहब, इसको तो भूख नहीं लगने की बीमारी हो गई, यही बोलेंगे ना। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे, जैसे अपन को बुखार आ जाता है या और कोई दूसरी परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें अपन को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, नहीं लगती ना, भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो उस व्याधि के साथ में अगर ये समस्या आ रही है अपन को, ठीक है, तो वो व्याधि का क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ अलग से है, बिल्कुल अगर कोई चीज़ अलग से है, अलग से दिखाई दे रही है, तो वो रोग है। और अगर वो चीज़ किसी रोग के साथ में है तो वो क्या कहलाती है? लक्षण कहलाती है। ठीक है, जैसे अरुचि। ठीक है, तो अरुचि यानी भोजन करने की इच्छा नहीं होना। अगर ये केवल कोई भी रोग नहीं है हमारे शरीर में, केवल एक ही चीज़ समस्या आ रही है कि साहब भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि साहब इसको बीमारी हो गई है, रोग हो गया है। कौन सा? अरुचि रोग हो गया है इसको। ठीक है, और अगर ज्वर के साथ में अगर ये अरुचि हो रही है, ठीक है,
बुखार के साथ में भूख नहीं लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बुखार के साथ में ये लक्षण आ रहा है इसके कि भाई उसको भूख नहीं लगती है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। चलो रोग के भेद के बारे में बात करते हैं। तो रोग के भेद के बारे में मैंने आपको 10 नहीं 11 तरह की चीज़ आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, वो इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई एक प्रकार के रोग के बारे में लिखो, 2 प्रकार के रोग के बारे में लिखो, या 3 प्रकार के रोग के बारे में लिखो। इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। इसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोग के भेद लिखिए, ठीक है। अब रोग के भेद लिखने तो है आपको रोग के भेद, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको डिटेल भी लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब आपका जो पैटर्न है उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि केवल ये नहीं पूछेगा साहब कि आप रोग के भेद लिखिए, रोग के भेदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक चीज़ नहीं पूछेगा, 20 नंबर का है तो उसमें आपसे 3-4 चीज़ें पूछेगा, वो एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोग के भेद में जो, जैसे मान लो रोग की परिभाषा पूछ ली, ठीक है, एक तरफ रोग की परिभाषा पूछ ली, एक तरफ रोग के भेद पूछ लिए, ठीक है, इस तरह से तो पूछेगा वो, ठीक है। एक तरफ उसने उपद्रव के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोग के भेद में, ठीक है, जैसे एक प्रकार के आधार पर कितने रोग हैं, 2 प्रकार के आधार पर कितने रोग हैं, 3 प्रकार के आधार पर कितने रोग हैं, ठीक है, 4 प्रकार के आधार पर कितने रोग हैं, ठीक है। तो उनके सबका आपको नाम लिखने हैं और किसी एक का वर्णन कर देना, ठीक है। अब जैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखो जैसे हमने रोग के भेद देखे हैं साहब, ठीक है। तो रोग के भेद में अगर एक प्रकार के आधार पर देखें, ठीक है, आचार्य चरक कहते हैं कि रोग तो एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। आचार्य चरक क्या कहते हैं कि रोग तो एक ही प्रकार का होता है, और वो कौन सा प्रकार है उस रोग का, उसे हम दुख कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दुख, ठीक है। तो आचार्य चरक ने अपने विमान स्थान में क्या कहा है कि रोग तो एक ही होता है, कौन सा, दुख नाम दे दिया, चाहे कोई सा भी रोग हो उसको, लेकिन उन्होंने तो दुख दे दिया कि भाई ये तो दुख है, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार रोग का एक ही भेद होता है, ठीक है, कौन सा, दुख होता है, ठीक है। चलो अब फिर और भी आचार्य आए आगे, तो उन्होंने कहा नहीं, रोग के 2 भेद होते हैं, ठीक है, रोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब 2 प्रकार से बोलने के लिए कई सारे आचार्य थे, एक आचार्य एक ही नहीं थे, आचार्यों के और भी आचार्य थे, ठीक है। उन आचार्यों के शिष्य भी थे, ठीक है। तो वो रिसर्च वगैरह कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दी है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि साहब 2 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया, बताओ भाई किस आधार पर होते हैं 2 प्रकार के रोग, ये तो बताओ भाई, तुम कह रहे हो भाई 2 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। अब ये तो बताओ कि रोग कितने प्रकार, किस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक शिष्य खड़ा हुआ कि साहब प्रभाव भेद के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा शिष्य खड़ा हुआ कि साहब बल के भेद से, ठीक है, यानी बल के आधार पर, यानी मतलब रोग में कितना बल है, यानी रोग में कितना दम है, उसके आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा शिष्य खड़ा हुआ कि साहब अधिष्ठान, यानी रोग किस जगह हो रहा है, उसके आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। फिर चौथा खड़ा हो गया कि साहब निमित्त के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। फिर पांचवा खड़ा हुआ, नहीं, आश्य के भेद पर, आश्य के आधार पर रोग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फिर कोई और खड़ा हो गया, पीछे कोई बैठा था, उसने कहा नहीं सर, क्रिया के आधार पर 2 प्रकार का रोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग आचार्यों ने क्या कह दिया कि इस आधार पर रोग 2 प्रकार का होता है, इसके आधार पर रोग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभाव के आधार पर, ठीक है। तो प्रभाव के आधार पर रोग 2 प्रकार का होता है। कैसा प्रभाव, कि साहब जो रोग जो है वो साध्य है या असाध्य है, ठीक है। यानी रोग जो है वो उपचार करने लायक है, मरीज ठीक होने लायक है या नहीं है। अगर ठीक होने लायक है तो वो कैसा रोग है, वो साध्य रोग है, ठीक है। और अगर मरीज ठीक होने लायक नहीं है
जो मरीज का जो रोग है वो सही होने लायक नहीं है, इसका मतलब रोग असाध्य है, उसका इलाज ही नहीं हो सकता साहब। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि समय खराब ना हो। ठीक है, ताकि समय खराब ना हो। जैसे मान लो आपके पास में 10 मरीज आ गए, ठीक है, तो आप पहले ये देखोगे कि भाई किसका रोग साध्य है और किसका रोग असाध्य है। ठीक है, अब जैसे मान लो जिसका रोग असाध्य है उसकी चिकित्सा क्यों करेंगे? उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे। जिसका रोग साध्य है उसको बचाएंगे ना। ठीक है, जिसका रोग असाध्य है उसको तो वैसे ही मरना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो किसी ने कहा कि नहीं साहब, बल के आधार पर, रोग के बल के आधार पर, यानी रोग में कितना दम है उसके आधार पर रोग दो तरह का होता है कि साहब एक तो मृदु होता है और एक दारुण होता है। मृदु यानी कोमल रोग, ठीक है, यानी जो आसानी से ठीक हो जाए, और दारुण यानी कठिन रोग। दारुण का मतलब होता है कठिन रोग। ठीक है, जो कठिनता से ठीक हो रहा है। ठीक है, चलो फिर तीसरे ने कहा साहब नहीं, अधिष्ठान के भेद से, यानी रोग किस जगह पर हो रहा है उसके आधार पर रोग दो प्रकार का होता है। अब रोग के जो अधिष्ठान होते हैं, रोग का जो रोग होने की जो जगह होती है, एक तो शरीर होता है और एक मन होता है। ठीक है, हमारे शरीर में रोग के दो ही स्थान हैं। ठीक है, एक तो हमारे खुद के शरीर में और दूसरा हमारे मन में। ठीक है, तो मन में जो रोग होते हैं उन्हें हम मानसिक रोग कहते हैं, और शरीर में जो रोग होते हैं उन्हें हम शारीरिक रोग कहते हैं। तो वही मनो अधिष्ठान और शरीर अधिष्ठान एक ही बात है। चलो, अब निमित्त भेद से किसी ने कहा कि साहब निमित्त भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं। कि भाई बताओ कौन कौन से होते हैं, तुम भी कह दो तुम्हारी। कि साहब स्व धातु वैषम्य निमित्त। उसने कहा स्व धातु वैषम्य निमित्त। चलो इसको समझते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। आयुर्वेद में क्या है कि है ना, आयुर्वेद में शब्दों का खेल है। ठीक है, आयुर्वेद में शब्दों का खेल है, शब्दों में ही उलझ जाता है इंसान। ठीक है, तो देखो भाई, एक तो होता है स्व धातु वैषम्य। ठीक है, और दूसरा कौन सा दे रखा है? आगंतुज। आगंतुज निमित्त। ठीक है, देखो भाई, स्व, स्व का मतलब खुद का। स्व का मतलब क्या हो गया? खुद का, पर्सनल। धातु का मतलब तो आपको पता ही है, वैषम्य का मतलब आपको पता ही है। यहाँ पर धातु शब्द जो लिया है ना, वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर धातु शब्द का मतलब है दोष। क्या है इसका मतलब? दोष, स्त्री दोष। और वैषमता का मतलब विषमता। कितना सिंपल है। ठीक है, यानी शरीर के खुद के जो धातु होते हैं, ठीक है, शरीर के खुद के जो धातु होते हैं उनमें क्या आ गई? विषमता आ गई। ठीक है, इसलिए रोग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, एक होता है आगंतुज। ठीक है, आगंतुज मतलब बाहर से आने वाला। आगंतुज यानी गेस्ट। आगंतुज यानी गेस्ट। आगंतुज का मतलब होता है गेस्ट। यानी गेस्ट कहाँ से आता है? घर से थोड़ी आता है। गेस्ट जो होता है घर का थोड़ी होता है, गेस्ट तो बाहर से आता है ना। जैसे कोई भी जीवाणु आ गया या कोई वायरस आ गया, ठीक है, ठीक है, कोई भी फंगस आ गया, ठीक है, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और उससे जो रोग उत्पन्न हो रहा है उनको क्या कह दिया? आगंतुज निमित्त रोग कह दिया। इसके पीछे एक शब्द और लगा लेना, रोग। ठीक है, रोग। ठीक है, तो स्व धातु वैषम्य निमित्त रोग यानी खुद के धातु यानी खुद के जो दोष हैं उनमें विषमता आ गई है, इस वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये भी 3 तरह का होता है, वातज रोग, पित्तज रोग और कफज रोग। ठीक है,
ये आगंतुज रोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बता देना। ठीक है, चलो एक और बात करते हैं अपन आश्य के भेद से। किसी ने कहा कि नहीं साहब रोग तो दो प्रकार का होता है, कि उन्होंने कहा बताओ भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम भी बोल दो कि नहीं, आमाशय समुद्र और पक्वाशय समुद्र रोग दो प्रकार से होता है। यानी आमाशय में उत्पन्न होने वाला रोग, यानी आमाशय से कोई मतलब रोग जो है वो दो तरह से ही शुरू हो रहे हैं कि साहब साहब दो तरह से ही रोग स्टार्ट हो रहे हैं। कि बताओ कौन कौन सी तरह से दो रोग स्टार्ट हो रहे हैं? कि भाई रोग जो स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहे हैं हमारे आमाशय से और एक रोग स्टार्ट हो रहा है हमारे पक्वाशय से। ठीक है, तो जो रोग पक्वाशय से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? पक्वाशय समुद्र रोग कह देंगे। और जो रोग हमारे आमाशय से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कौन से रोग कह देंगे? आमाशय समुद्र रोग हमें कह देंगे। ठीक है, देखो समुद्र का मतलब होता है शुरू होने वाले या प्रारंभ होने वाले। ठीक है, चलो पक्वाशय का मतलब होता है हमारी बड़ी आंत। ठीक है, पक्वाशय का मतलब क्या होता है? हमारी बड़ी आंत्र होता है। ठीक है, चलो किसी ने कहा कि नहीं, क्रिया के भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के आधार पर। अब क्रिया के आधार पर यहाँ पर दो तरह की चीज़ें दे रखी है कि यहाँ पर क्रिया से आप क्रिया की जगह आप यहाँ पर चिकित्सा ध्यान रखो। ठीक है, क्रिया यानी चिकित्सा। ठीक है, यानी वो जो रोग है उस पर अपन चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा से वो रोग साध्य है, ध्यान से सुनना शब्द को। वो जो रोग है वो रोग किस क्रिया से यानी किस चिकित्सा से ठीक हो रहा है। फिर से सुनना, वो जो रोग उत्पन्न हुआ है वो रोग किस क्रिया से या किस चिकित्सा से ठीक हो रहा है या साध्य हो रहा है। दो तरह से दे रखा है, शस्त्र से साध्य और दूसरा दे रखा है स्नेह आदि क्रिया साध्य। ठीक है, शस्त्र जैसे मान लो शस्त्र साध्य, शस्त्र साध्य रोग। ठीक है, और एक दूसरा कौन सा दे रखा है? स्नेह आदि, स्नेह आदि क्रिया साध्य रोग। ठीक है, शस्त्र से आपने देखा होगा जैसे कुछ रोग तो ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मली दवाई गोली से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रोग कैसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। यानी शस्त्र, यानी वो जो रोग है वो किससे साध्य है, यानी किससे ठीक हो रहा है? शस्त्र से ठीक हो रहा है, यानी सर्जिकल। क्या है ये? सर्जिकल। अब जैसे मान लो किसी के ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में किसी को ब्लॉकेज हो गया, तो दवाई गोली से थोड़ी ठीक होगा वो, उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी ना, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो शस्त्र से साध्य है। ठीक है, मान लो किसी का बीपी बढ़ गया, ठीक है, मान लो किसी का बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ गया तो उसका ऑपरेशन थोड़ी कर दोगे भाई। बीपी बढ़ गया तो ऑपरेशन थोड़ी कर दोगे, उसको दवाई गोली देगी तो उसका बीपी नॉर्मल में लेके आओगे। ठीक है, तो वो किससे साध्य? स्नेह आदि क्रिया साध्य। यानी स्नेह आदि क्रिया से मतलब है कि वो औषधि से साध्य हो रहा है। ठीक है, चलो अब दो प्रकार के रोगों में सारी बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि भाई किसी ने उठकर कह दिया कि नहीं नहीं, रोग तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, रोग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो उसने बोला भाई बताओ कैसे होता है? कि साहब कारण के आधार पर रोग कारण के आधार पर रोग 3 प्रकार का होता है। कारण के आधार पर रोग 3 प्रकार का होता है। किसी ने कहा नहीं, मार्ग के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मार्ग के आधार पर रोग 3 प्रकार का होता है। अब किसी ने कहा नहीं, दोष के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, किसी ने कहा नहीं, आध्यात्म आदि के अनुसार, ठीक है, आध्यात्म आदि के अनुसार रोग 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के रोग हमने 2 प्रकार के रोग पढ़ लिया, 1 प्रकार का रोग पढ़ लिया, अब हम 3 प्रकार के रोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक ने कहा कि नहीं साहब, कारण भेद से यानी कारण के आधार पर, ठीक है, कारण के आधार पर रोग 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसने कहा भाई बताओ कौन कौन सा होता है? तो उसने कहा कि देखो भाई, एक तो होता है निज रोग, निज यानी पर्सनल,
एक होता है आगंतुज, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा है स्व धातु वैषम्य निमित्त। स्व धातु वैषम्य निमित्त जो अपन ने देखा था वो यही है, निज। स्व धातु वैषम्य जो अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले वो यही है, निज रोग। निज यानी पर्सनल, ठीक है। स्व धातु यानी खुद के धातु यानी खुद के दोष, ठीक है। तो निज यानी निज का भी मतलब यही होता है, खुद के, ठीक है। तो एक हो गया निज रोग, एक हो गया आगंतुज भी देखा था अपन ने, और एक होता है मानसिक। तो देखो भाई, तो निज रोग तो वो हो गए जो खुद के दोषों से हो रहे हैं, दूसरे के दोष से थोड़ी होंगे कोई रोग, ठीक है। जैसे मान लो मेरे अंदर अगर बात बढ़ गया तो रोग किसी दूसरे को थोड़ी होगा, खुद को ही तो होगा, ठीक है। तो दोष से, ठीक है। आगंतुज का मतलब वही है जीवाणु, वायरस, कोई फंगस बाहर से आ जाता है, उससे रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। मानसिक रोग, मानसिक यानी मन के रोग, ठीक है। तो इन दोनों रोगों के अधिष्ठान क्या है? शरीर है, शरीर में होते हैं, और ये कहाँ होता है? मन में होता है ये रोग, ठीक है। तो शारीरिक रोग हो गए ये दोनों, इधर लिख देता हूं शारीरिक रोग, और ये कौन सा हो गया? मानसिक रोग, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, सिंपल है, वही चीज़ आ रही है घूम फिर के। अब फिर देखो आगे, अच्छा, किसी ने कह दिया कि नहीं भाई रोग तो दृष्ट कर्मज, अदृष्ट कर्मज और दृष्ट अदृष्ट कर्मज होते हैं, ठीक है। क्या कह दिया कि दृष्ट कर्मज, अदृष्ट कर्मज और दृष्ट अदृष्ट कर्मज होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ इसका, एक सेकेंड। ऐसा करना, इसमें ना लिख लेना, ये जो दृष्ट कर्मज जो लिखा हुआ है ना, दृष्ट कर्मज को लिख लेना दोषज रोग, ठीक है। और अदृष्ट कर्मज को लिख लेना कर्मज रोग, ठीक है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना दृष्ट अदृष्ट कर्मज, ठीक है, इसको लिख लेना दोष कर्मज रोग, ठीक है। अब इन केवल मैं समझा रहा हूँ आपको इनकी डिटेल याद नहीं रखनी है, बस ये है कि समझ लो, ठीक है। देखो भाई, दोषज रोग क्या कहलाता है? तो लिखा है इसमें कि जो रोग मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। जो रोग मिथ्या आहार विहार से, यानी अपन ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे दोष प्रकोपित हो रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा खाना खा पी रहे हैं, ऐसा हम आहार विहार कर रहे हैं जिससे दोष विषम अवस्था में यानी प्रकोपित हो रहे हैं, तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हमें दोषज रोग कहते हैं। दोषज यानी दोष के रोग, दोषों के प्रकोपित होने से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक है अदृष्ट कर्मज यानी कर्मज रोग, ठीक है। तो जो रोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मज, यानी कर्म, यानी पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं हमने, ठीक है,
पहले के जन्म में जो हमने कर्म किए हैं तो उसकी वजह से जो रोग इस जन्म में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम कौन से रोग कहते हैं? कर्मज रोग कहते हैं। ठीक है, चलो एक होता है दोष कर्मज यानी दृष्ट अदृष्ट कर्मज रोग। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, पहली और दूसरी चीजें यानी मिथ्या आहार विहार से भी उत्पन्न हो रहा है ये रोग। ठीक है, और वो रोग पूर्व जन्म में किए गए जो पाप कर्म जो होते हैं उनकी वजह से भी वो रोग उत्पन्न हो रहा है। तो इस श्रेणी में जो रोग होते हैं वो दोष कर्मज रोग इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबने अलग अलग स्टडी करी है, स्टडी के आधार पर रोगों के नाम दिए हैं। ठीक है, चलो अब किसी ने कह दिया नहीं साहब मार्ग के भेद से रोग तीन प्रकार के होते हैं कि बताओ साहब बताओ कौन कौन से रोग होते हैं। तो बताया है शाखा आश्रित रोग। ठीक है, शाखा आश्रित रोग। दूसरा दे रखा है कोष्ठ आश्रित रोग। ठीक है, और तीसरा दे रखा है मर्म अस्थि संधिगत रोग। ठीक है, क्या है? शाखा आश्रित रोग, कोष्ठ आश्रित रोग और मर्म अस्थि संधि रोग। ठीक है, चलो इसको भी समझो, इसको भी समझते हैं ना। शाखा आश्रित रोग, एक दे रखा है कोष्ठ आश्रित रोग, एक दे रखा है मर्म अस्थि संधिगत लिख दो या आश्रित लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो भाई कोष्ठ का मतलब तो आपको पता ही होगा, हमारा जो आमाशय होता है, पक्वाशय होता है, ठीक है, मलाशय जो होता है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं उन्हें हम। ठीक है, तो कोष्ठ में आश्रित कोई रोग है यानी उस कोष्ठ का कोई रोग हो गया। ठीक है, उसको जैसे मान लो हमें मूत्राशय का कोई रोग हो गया, या हमें जैसे ब्रक होता है, ब्रकाशय जैसे हम बोलते हैं, तो ब्रक का कोई रोग हो गया यानी किडनी का कोई रोग हो गया, मान लो आमाशय का कोई रोग हो गया या पक्वाशय का कोई रोग हो गया। ठीक है, तो कोष्ठ में आश्रित, ठीक है, यानी जैसे एक एग्जाम्पल ध्यान रखो, जैसे आमाशय। ठीक है, तो आमाशय के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी आमाशय के आश्रित कोई रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कोष्ठ आश्रित। एक है मर्म अस्थि संधिगत या संधि आश्रित रोग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मर्म 107 होते हैं, लेकिन जो मुख्य मर्म होते हैं यानी प्रधान मर्म जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हृदय, एक होता है सिर और एक होता है वस्ति यानी मूत्राशय। ठीक है, तो 3 मर्म होते हैं हमारे। ठीक है, ये मर्म स्थान वो होते हैं कि जिन पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, मर्म स्थान कौन से कहलाते हैं? जिन पर चोट लगने से या जिन पर आघात लगने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो 7 होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिराएं होती हैं, जो धमनियाँ जो होती है, वो तंत्रिकाएं जो होती है, वो वहाँ पर उस जगह पर आकर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? इसे मर्म कहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारी अस्थि यानी हमारी हड्डियां और हमारी संधियां। ठीक है, तो इनमें अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो इन्हें हम कह दिया, इन्हें हम मर्म अस्थि संधि आश्रित रोग इन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है शाखा की। अब शाखा में अलग से क्यों बता रहा हूँ वो समझना थोड़ा सा। शाखाओं का मतलब ये नहीं है कि हाथ और पैर में चले जाएंगे, नहीं। शाखाओं का मतलब होता है हमारी जो धातु होती है ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जब दोष प्रकोपित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दोष प्रकोपित होते हैं, जब दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है, होते हैं तो वो किसको कहाँ पर जाते हैं? वो
किसको प्रभावित करते हैं जाकर, किस में जाकर मिलते हैं, दुष्य में जाकर मिलते हैं। किस में जाकर मिलते हैं, दुष्य में जाकर मिलते हैं, यानी दूषित करते हैं। किसको दूषित करते हैं, धातुओं को दूषित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यानी शाखाओं में जब दोष चले जाते हैं, यानी दोष दुष्य सम्मूर्छना हो गई, यानी दोष दुष्य आपस में मिल गए और रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो कौन सा रोग है, शाखा आश्रित रोग होता है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अब भाई दोष के आधार पर 3 रोग बता दिए साहब। किसी ने कहा कि नहीं दोष तो 3 प्रकार, रोग तो 3 प्रकार के होते हैं, कि भाई बताओ भाई तुम्हारा क्या आधार है, बताने का कोई आधार बताओ। कि साहब दोष के आधार पर रोग 3 प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है। अगर पित्त दोष की वजह से कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो पित्तज रोग, कफ की वजह से उत्पन्न हो रहा है तो कफज रोग, वात की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है तो वातज रोग, सिंपल सी बात है। अब बात आती है साहब कि आध्यात्म आदि के अनुसार 3 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, आध्यात्म आदि के अनुसार 3 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं देखते हैं। हाँ, एक तो होता है आध्यात्मिक, एक होता है आदि देविक और एक होता है आदि भौतिक। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, आध्यात्मिक रोग वो होते हैं जो दोषों की वजह से होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक रोग जो होते हैं वो दोषों की वजह से होते हैं। शारीरिक दोष जैसे वात पित्त कफ और मानसिक दोष जैसे रज और तम की वजह से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम कौन से रोग कहते हैं, आध्यात्मिक रोग कहते हैं। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि धर्म की वजह से कोई रोग हो रहा है। ठीक है, एक होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब होता है कि जो रोग पशु पक्षी या किसी अन्य जानवर की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, या भूत के कारण उत्पन्न हो। भूत का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, भूत प्रेत पिशाच नहीं है। भूत का मतलब होता है जीवाणु वगैरह की वजह से, ठीक है, वायरस की वजह से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसा रोग कहलाएगा, आदि भौतिक रोग कहलाएगा। ठीक है, एक होता है आदि देविक। ठीक है, आदि देविक का मतलब होता है कि देव गंधर्व यक्ष राक्षस आदि के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसे हम कौन सा रोग कहते हैं, आदि देविक रोग हमें उसे कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और वैसे आपके इसमें बेमतलब में इतना डिटेल में लिखा हुआ है, जबकि इतना डिटेल तो हमारे में ही नहीं लिखा हुआ। चलो 4 प्रकार से रोग, एक ऊपर वाला ही देखेंगे, केवल ऊपर वाला ही समझेंगे। वातज है, पित्तज है, कफज है और आगंतुज है। ठीक है, तो आगंतुज रोग बता रखा है मैंने आपको, बाहर से कोई चीज़ आ रही है उसकी वजह से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वातज पित्तज कफज जो रोग है ये निज रोग कहलाता है। ठीक है, स्व धातु विषमता रोग कहलाता है। ठीक है, चलो 7 प्रकार के रोगों में इनके बारे में बता चुका हूँ। आदि बल पर्वत, जन्म बल पर्वत, दोष बल पर्वत, काल बल पर्वत। ठीक है, इनके बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अच्छा मधु ने और क्या पूछा था मेरे से, साध्य और असाध्य के बारे में मधु मैं आपको बता चुका हूँ। एक आपने मुझसे पूछा था अनुबंध और अनुबंध के बारे में आपने मुझसे पूछा था, और एक आपने मेरे से पूछा था औपसर्गिक आदि भेद से रोग। ठीक है, चलो अनुबंध और अनुबंध के बारे में फिर से बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो अनुबंध है, पहले मैं इसमें बुक में पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखो भाई अनुबंध है, ठीक है, यानी प्रधान रोग। ठीक है, यानी प्रधान कारण। ठीक है, जैसे स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले जो रोग शास्त्र में बताए हुए अपने कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर जो स्पष्ट लक्षण वाले होते हैं या जो चिकित्सा करने से शांत हो जाते हैं, उन्हें हम कौन से रोग कहते हैं, अनुबंध रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, हम अनुबंध रोग कहते हैं। अनुबंध रोग को हम साध्य रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुबंध रोग को हम क्या कह सकते हैं, साध्य रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे उष्ण
तीक्ष्ण विदाही कटु अम्ल लवण, ठीक है, किसके गुण हैं ये गुण किसके हैं? उष्ण तीक्ष्ण विदाही कटु अम्ल किसके गुण है? पित्त के गुण हैं, ठीक है। तो ऐसा भोजन अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा? पित्त वर्धक अगर चीज़ खाएंगे अपन तो पित्त बढ़ेगा, तो पित्त के बढ़ने से कौन सा रोग होगा? अम्ल पित्त रोग हो जाएगा। कैसा रोग हो जाएगा? अम्ल पित्त रोग हो जाएगा, ठीक है। हाइपर एसिडिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। आगे दे रखा है किशाय तिक्त मधुर रस प्रधान और शीत उपचार, ये किसके गुण हैं? किशाय तिक्त मधुर, ये कौमा लग रहा है ना बीच में, कौमा को हटा देना। मधुर रस प्रधान और शीत, ये किसका गुण है? ये कफ का गुण होता है, ठीक है। तो जिस गुण का भाई इस गुण वाला, ये जो गुण है ये कफ वाला गुण होता है, अगर ऐसा ही भोजन अपन करेंगे तो कफ बढ़ेगा ना, तो कफ बढ़ने से जो रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे वो कफ वाले ही तो दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्पष्ट लक्षण वाला रोग जो होता है, ठीक है, जिसमें दोष प्रधान होता है, ठीक है, अपन को ये देखने से ही पता लग जाता है, ठीक है, अपन को देखने से ही पता लग जाता है कि भाई इस रोग में कौन सा दोष प्रधान है, ठीक है, कि इस रोग में कौन सा दोष प्रधान है, ये हमें देखते ही पता लग जाता है, लक्षण उसके स्पष्ट होते हैं, ठीक है। तो वो रोग कौन सा कहलाता है? वो दोष अनुबंध रोग कहलाता है या साध्य रोग कहलाता है, ठीक है, जो चिकित्सा करने से शांत हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखो अप्रधान रोग। अप्रधान रोग यानी जो रोग दूसरे रोग में बताए कारणों से उत्पन्न हुआ हो, जिसके लक्षण अस्पष्ट हो। जैसे मान लो कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये रोग कौन सा उत्पन्न हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा, लक्षण सारे उल्टे सीधे आ रहे हैं, ठीक है। भाई एक व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, ठीक है, तो उसके सामान्य रूप से क्या होता है, उसके लक्षण आते हैं, अपन लक्षणों को देखकर पता लगा लेते हैं कि भाई इसको कौन सा रोग हुआ है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का रोग है? वो अनुबंध प्रकार का रोग है। लेकिन कोई ऐसा अतरंगी मरीज आ गया साहब, कि ऐसा अतरंगी मरीज आ गया कि उसके लक्षण ही उल्टे सीधे बता रखे हैं, कि उसके शरीर में जो लक्षण आ रहे हैं वो उल्टे सीधे आ रहे हैं, अपन को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लक्षण किस रोग के हैं। अस्पष्ट लक्षणों वाला जो रोग होता है, यानी उसमें अपन को यही पता नहीं लग रहा कि ये जो लक्षण है ये कौन से दोष के हैं, ठीक है, हमें यही पता नहीं लग रहा, यानी ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि ये जो लक्षण है ये कौन से रोग के लक्षण है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रोग कहलाता है? अप्रधान रोग कहलाता है या अनुबंध रोग कहलाता है। और ये चिकित्सा करने से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब लक्षण ही समझ में नहीं आ रहा तो हम चिकित्सा कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। जब लक्षण ही समझ में नहीं आ रहा तो चिकित्सा कैसे करेंगे उसकी हम, ठीक है। तो वो कैसा रोग कहलाता है? असाध्य रोग कहलाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये अनुबंध रोग, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया था साध्य और असाध्य भेद से रोग के बारे में, आपने मुझसे पूछा था कि सर बताइए साध्य और असाध्य रोग के बारे में बताइए। तो सुख साध्य जो रोग जो होते हैं, ठीक है, जो सुख साध्य रोग होते हैं वो कम बल वाले होते हैं, मतलब उनमें जो ताकत होती है उन रोगों में वो कम होती है, ठीक है, और स्पष्ट लक्षण उनके दिखाई देते हैं। किसी भी रोग को हम जब ठीक कर सकते हैं, किसी भी रोग को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब उसके जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमें लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो हम आराम से उसको मेडिसिन दे सकते हैं लक्षणों के आधार पर, ठीक है। तो सुख साध्य में क्या है? क्या लिखा है? साध्य असाध्य भेद से रोग, ये दो प्रकार के होते हैं साहब। एक तो होते हैं साध्य रोग और एक होते हैं असाध्य रोग, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो साध्य रोग जो होता है, ठीक है, साध्य रोग जो होता है वो चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, ठीक है। साध्य रोग जो होता है वो चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, लेकिन असाध्य रोग जो होता है वो चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो रोग होता है ये
चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता। क्रॉस का मतलब ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है, असाध्य रोग है, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर साध्य रोग साध्य तो है, लेकिन साध्य को भी दो तरह से लिख दिया है, ठीक है, दो भाग कर दिए इसके। सुख साध्य और एक हो गया कृच्छ साध्य। ऐसे ही है, ये असाध्य को भी दो भाग बांट दिया। एक तो बोलेंगे याप्य और एक है प्रत्याख्य। प्रत्याख्य, ठीक है। तो देखो भाई, सुख साध्य यानी आराम से रोग ठीक हो रहा है, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं आ रही मरीज को, मरीज अपने पास आया, मरीज अपने पास आ गया और मरीज ने दवाई ली और मरीज ठीक हो गया, यानी सुख से सुख पूर्वक वो ठीक हो गया मरीज, ठीक है। चलो कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य यानी कठिनता से। कृच्छ का मतलब होता है कठिनता से, यानी उसकी इलाज तो हो रहा है, मरीज ठीक तो हो रहा है, लेकिन कठिनता से, बड़ी मुश्किल ठीक हो रहा है, ठीक है। चलो कृच्छ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। लिख रहा है कि सुख साध्य में लिखा हुआ है कि जिस व्याधि के हेतु, जिस व्याधि के शब्द भी लिख लेना इसमें, के जिस व्याधि के हेतु, हेतु यानी कारण, यानी जिनकी वजह से वो रोग उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण यानी हेतु, उसके पूर्व रूप, ठीक है, उसके रूप, रूप यानी लक्षण अल्प हो, ठीक है, अल्प हो यानी कम हो, ठीक है, और दुष्ट रोग आरंभिक दोष के समान गुण वाला न हो। एक सेकेंड, हाँ जी, तो मैं क्या समझा रहा था आपको, सुख साध्य रोग के बारे में मैं आपको समझा रहा था। तो जिस व्याधि के हेतु यानी रोग होने का जो कारण है, ठीक है, पूर्व रूप और रूप अल्प हो, ठीक है, और क्या दे रखा है, उसके दुष्ट, उसके जो दुष्ट जो है वो दोष के समान गुण वाले न हो, ठीक है, दुष्ट जो है वो दोष के समान गुण वाले न हो, दोष और रोग की प्रकृति समान न हो, ठीक है, यानी अगर दोष और रोग की प्रकृति अगर समान होगी ना तो दोष उससे क्या रोग ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। चलो काल और देश रोग कारक दोष के समान न हो, रोग मर्म स्थान में न हो, ठीक है, रोग एक मार्गी हो, रोग नया हो, ठीक है, और उसमें उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस न हुए हो, ठीक है, उस वो जो रोग होता है वो कैसा रोग होता है, वो सुख प्रकार से साध्य होता है, ठीक है, यानी जल्दी ठीक हो जाता है वो रोग, ठीक है, आराम से ठीक हो जाता है। कृच्छ साध्य में क्या होता है, देखो, जिसके हेतु पूर्व रूप और रूप मध्यम बल वाले हो, यानी उनमें बल तो है लेकिन मध्यम बल है, ठीक है। अच्छा, काल प्रकृति और दुष्ट में से एक रोग आरंभक दोष के समान हो, यानी दोष का जो गुण है
दोष का जो गुण है उस गुण वाला है कोई, कौन, उनमें से काल, प्रकृति या दुष्ट, उनमें से एक दोष के गुण वाला है, ठीक है। रोगी वृद्ध है, बुढ़ापे में रोग जल्दी ठीक नहीं होते ना, बालकों में जल्दी ठीक नहीं होते, बालकों की इम्यूनिटी कम होती है। गर्भिणी स्त्री में भी रोग ठीक करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्भिणी 2 हृदयनी होती है, ठीक है। अल्प उपद्रव है उसमें, ठीक है, उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन कम है, ठीक है। रोग मर्म में है या संधियों में है, और रोग 2 मार्गों में गया हुआ है, ठीक है, तो वो कृच्छता से साध्य होता है, यानी कठिनता से साध्य होता है, ठीक है। चलो अगली है असाध्य, ठीक है। तो असाध्य जो होता है वो ठीक नहीं हो पाता है ये रोग भी 2 तरह का होता है, एक होता है याप्य रोग और एक होता है प्रत्याख्य रोग, ठीक है। तो याप्य में देखो क्या लिख रखा है, जो रोग गंभीर धातुओं में चला गया हो, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी इनमें गंभीरता, यानी बहुत इनमें मतलब इनमें बहुत ज़्यादा मिल गया हो, ठीक है। रस, रक्त आदि अनेक धातुओं में आश्रित हो चुका हो, वही बात है जो पहला रखा रहे, ठीक है। मर्म और संधियों में आश्रित हो गया हो, और जिसके आवेग कुछ समय अंतराल के बाद में आते हो, ठीक है, और चीरकाल अनुबंधी यानी पुराना रोग हो गया हो, ठीक है, जो 2 दोषों से उत्पन्न हुआ, 2 दोष यानी पित्त या कफ या पित्त, ठीक है, या फिर पित्त या वात या कफ या वात की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है, और रोगी की आयु शेष होने से आहार विहार के सेवन से कुछ शांत होकर, ठीक है, यानी रोग जो है वो थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही अगर उसने कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, तो रोग पुनः भयंकर रूप से बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, याप्य रोग कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला रोग है प्रत्याख्य। प्रत्याख्य में क्या है देखो, अब इसमें क्या है कि जो रोग है ना वो 3 दोषों से युक्त है ना। याप्य में क्या था, 2 दोष ही थे, अब इसमें 3 दोष आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि ये अंदर तक चले गए हैं, धातुओं में अंदर तक चले गए हैं, यानी रस, रक्त आदि अनेक धातुओं में आश्रित हो चुके हैं, ठीक है, और 2 समस्त मार्गों में चले गए हैं, ठीक है, यानी जो स्रोतस जो होते हैं उन स्रोतों में, सभी स्रोतों में चले गए। बार बार एरति का मतलब बेचैनी हो रही है, बार बार उसे मोह हो रहा है, यानी बार बार वो बेहोश हो रहा है, और उसकी इंद्रियों का नाश हो जाता है, पुरुष दुर्बल हो गया, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और व्याधि बहुत प्रबल है, व्याधि की शक्ति यानी व्याधि का जो बल है वो बहुत प्रबल है, और अरिष्ट के लक्षण उसमें उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी रोगी की चिकित्सा युक्तिपूर्वक करने पर भी लाभ नहीं होता है, रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। ऐसे रोगों को हम प्रत्याख्य कहते हैं। इसको याप्य शब्द जो लिखा है उसको हटा देना यहाँ से, है ना। चलो ये हो गया अपना प्रत्याख्य, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम औपसर्गिक आदि भेद से, ठीक है। तो औपसर्गिक आदि भेद से 3 प्रकार के बता रखे हैं, औपसर्गिक और प्राक केवल, ठीक है। तो एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। अच्छा, साथ में इंद्रिय संयोग भी बताना है ना आपको, हाँ। चलो औपसर्गिक, जो व्याधि प्रथम उत्पन्न व्याधि के अनंतर उत्तर काल में उत्पन्न हुई हो और प्रथम व्याधि के मूल कारण से ही उत्पन्न हुई हो, उसे हम औपसर्गिक यानी उपद्रव संज्ञक। अब देखो भाई, औपसर्गिक का मतलब होता है उपद्रव संज्ञक। उपद्रव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कॉम्प्लिकेशन में क्या हो रहा है, यानी जैसे मान लो अपन बुखार का इलाज कराने गए, ठीक है। अब बुखार का इलाज कराने गए लेकिन इलाज तो नहीं हो पाया, ठीक है। हमने ठीक से दवाई गोली नहीं ली, डॉक्टर ने हमें दवाई गोली तो दे दी लेकिन हमने दवाई गोली ठीक से नहीं ली टाइम पे, ठीक है। तो बुखार के साथ में और भी बीमारी हो गई हमें, ठीक है, यानी बुखार की वजह से हमें और भी बीमारी हो गई, तो वो कौन सा रोग कहलाता है, औपसर्गिक रोग कहलाता है। देखो, जो व्याधि प्रथम उत्पन्न होकर व्याधि के अनंतर उत्तर काल में, अनंतर यानी बाद में, और उत्तर काल का मतलब भी होता है बाद में, ठीक है। यानी प्रथम जो व्याधि उत्पन्न हो रही है उसके उत्तर काल में, यानी उसके बाद में जो व्याधि उत्पन्न हो रही है, और प्रथम व्याधि के मूल कारण से यानी ज्वर की वजह से ही कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम औपसर्गिक व्याधि कहते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस यानी उपद्रव की वजह से होने वाली व्याधि हम उसे कहते हैं, ठीक है। चलो एक होता है प्राक केवल।
प्राक केवल का मतलब होता है केवल 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 हेतुओं से उत्पन्न हो रहा है, केवल कारणों से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जो व्याधि स्वयं के हेतुओं से ही प्रारंभ हुई हो, ठीक है, यानी जो व्याधि केवल खुद के कारणों से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। खुद के कारण मतलब असात में आहार विहार के सेवन से उत्पन्न हो रही है कोई व्याधि, ठीक है, उसे हम कौन सी व्याधि कहते हैं? प्राक केवल व्याधि उसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी दूसरी व्याधि का पूर्व रूप संज्ञक व्याधि न हो, अन्य व्याधि का उपद्रव न हो उसमें, ठीक है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं हुई है, खुद की वजह से ही हुई है ये व्याधि, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कौन है? अच्छा, एक लास्ट आपका डाउट बच रहा है, असात्मीय इंद्रिय संयोग। असात्मीय इंद्रिय संयोग, यहाँ पर हमारी 5 इंद्रियों के बारे में बात हो रही है। ज्ञान इंद्रिय, ठीक है, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा, ठीक है। तो संयोग का मतलब क्या होता है? देखो भाई, ज्ञान इंद्रिय जो होती है, ठीक है, ज्ञान इंद्रिय यानी हमारी जो नेत्र, मैं एक केवल नेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेत्र का क्या होता है? अपने विषय से संयोग होता है। नेत्र का क्या होता है? अपने विषय से संयोग होता है, तब जाकर हमें दिखाई देता है, ठीक है। नेत्र का हमारी विषय से संयोग होता है, ठीक है। अब विषय क्या होता है? यानी मान लो सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो क्या है? विषय है। क्या है वो? विषय है। क्या है वो? विषय है, ठीक है। तो हमारे नेत्रों का उस विषय से संयोग हो रहा है, तब हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? असात्म्य है, यानी क्या है यहाँ पर? असात्म्य दिखाई दे रहा है, यानी संयोग तो हो रहा है लेकिन ठीक से संयोग नहीं हो रहा है। अब कैसा संयोग हो सकता है? संयोग जो हो रहा है वो कैसा संयोग हो रहा है? ठीक है, या तो अति योग हो रहा है, अति संयोग हो रहा है मान लो, ठीक है, या फिर मिथ्या योग हो रहा है, यानी मिथ्या संयोग हो रहा है, या अयोग हो रहा है, यानी संयोग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि हमारी जो स्रोत आदि, स्रोत का मतलब होता है हमारे कान, ठीक है। तो स्रोत आदि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, अपने अपने विषय से क्या करती है? वो अति योग करती है, हीन योग करती है, या मिथ्या योग करती है, ठीक है। तो इसे हम हीन योग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? असात्म्य इंद्रिय संयोग कहते हैं। जैसे तेज प्रकाशमान वस्तुओं को निरंतर अधिक काल तक देखना। तेज प्रकाशमान का मतलब है जैसे अपन सूरज को देख रहे हैं दिन में, ठीक है, तो सूरज का जो प्रकाश होता है वो तेज होता है ना, तेज, बहुत तेजी से होता है, तो अपन उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? अति योग हो रहा है वो, ठीक है। तो तेज प्रकाशमान वस्तुओं का, अब जैसे बल्ब है सामने, ठीक है, तो बल्ब का भी प्रकाश जो है तेज ही तो आ रहा है, ठीक है, तो अपन उसको ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? अति योग हो रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल न देखना,
यानी अंधेरा हो गया, रूम में अंधेरा हो गया, हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, हीन योग है, यानी अयोग हो गया। ठीक है। और अत्यंत विभस्त द्रव्यों को देखना, यानी ऐसी चीज़ों को देखना जिससे जिसकी तरफ, जैसे मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, कोई छत विच्छत डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो जैसे ही अपन उसको देखते हैं अपन नज़र हटा लेते हैं ना, उसको एक टक देखते थोड़ी रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही अपन ऐसी चीज़ को देखते हैं तो अपन अपनी नज़र को हटा लेते हैं कि अरे हमने क्या देख लिया। ठीक है। तो वो कैसा योग है, वो मिथ्या योग कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का अपने विशेषों संयोग होता है, जैसे हमारे कान होते हैं। ठीक है। तो जैसे कान का अतियोग हो गया, जैसे मान लो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जिसे हमारे कान सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, अतियोग है। ऐसी आवाज़ आ रही है जो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, ऐसी आवाज़ आ रही है जो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रही है, वो क्या है, मिथ्या योग हीन योग या अयोग कहलाता है। ठीक है। और मिथ्या योग क्या है कि ऐसी आवाज़ सुन रहे अपन, ऐसी वाणी सुन रहे, कोई कटु वचन हमारे बारे में बोल रहा है तो उनको हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, मिथ्या योग कहलाता है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज की पूरी क्लास डाउट में चली गई आपके, चलो कोई बात नहीं, आपके समझ में तो आया होगा। अच्छा देखो, मैं कल संडे है तो मैं आपकी कल क्लास लूँगा सुबह, तो आप लोग क्या है कि टाइम से जुड़ जाना, है ना। ये लेक्चर आज ही देख लेना आप लोग ना, अभी मैं 8 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है। और लाइव क्लास में आया करो आप लोग। ठीक है। लाइव क्लास में आओगे तो आप हाथों हाथ मुझसे डाउट पूछ पाओगे। ठीक है। चलो, थैंक यू।